हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हाल ही में मैंने एक नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं कहानी और भी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग हो गई है, जो कि इस क्यूरियोसिटी से बांधे रखती है कि आगे पता नहीं और क्या होने वाला है। तो जिन्होंने अब तक इस नई सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है, आई सजेस्ट आप उन्हें पहले देख लें, आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि यांग रैन को एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। उस घने जंगल में इस मास्टर हुआ ने यांग रैन और जियान शुई पे हमला कर दिया है। उसके पास एक अजीब सी वेपन है कि घूमते ही उससे कई तरह की नीडल्स बाहर निकलती हैं। जियान शुई जो होती है वो यांग रैन के यहाँ पे मदद कर रही होती है कि ये जो मास्टर हुआ होता है वो यांग रैन को ही जान से मारने के लिए यहाँ पे आया है ताकि उस लीडर को हथिया सके। वैसे ही जियान शुई को इस बारे में पता चलता है कि इस चमचे हुआ ने ही कि मास्टर को इन चिंगफिंग पैविलियन वालों ने ही मार डाला है। सुनते ही उसका पूरा गुस्सा उस हुआ पे निकलने लगता है। एक खास तरह की थंडर लाइटिंग शॉट का इस्तेमाल करती है। अटैक को करने में वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, दोबारा उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती। देख के यहाँ पे यांग रैन जो होता है उसकी मदद करने के लिए उसने अपने ब्लेड को उठा लिया होता है और यहाँ पे फिर से इनके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब यांग रैन की मदद करने के लिए कोई उस मास्टर हुआ पे हमला करता है। यांग रैन के यहाँ पे मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही शॉर्ट प्रिंस फैन बाई होता है। उसने यांग रैन को सही सलामत ज़ुआनज़ेन सेक्ट पहुंचाने के लिए उसने उस यंग मास्टर शियाओ को पैसे दिए हैं। देने के बावजूद भी यहाँ शॉर्ट प्रिंस खुद यहाँ पे यांग रैन की मदद करने के लिए आ चुका है। उसकी ऑरा को देख करके यहाँ सभी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। सबसे ज्यादा हैरान वो चमचा हुआ होता है कि उसने शॉर्ट प्रिंस के बारे में यह अफवाह सुन रखी थी कि ये कई साल पहले मारा जा चुका है। अपने सामने उसे सही सलामत खड़ा देख वो भी इतना ज्यादा पावरफुल, उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है। यहाँ पे अपनी चापलूसी जारी रखता है और फान बाई से कहता है कि जब शॉर्ट प्रिंस यहाँ पे खुद ही आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे चैंगफिंग पैविलियन के बिजनेस मैटर में इस तरह से टांग अड़ाएंगे। अब ये सुनते ही उस हुआ को फैंग बाई ने जिस तरह से घूरा होता है उसके मात्र स्पिरिचुअल आई की ताकत ही उस हुआ को डरा देती है। यांग रैन को ये धमकी दे करके चला जाता है कि अभी तो छोटे भाई मैं तुझे जा रहा हूँ छोड़ के, लेकिन हमारी जल्दी मुलाकात होगी इसलिए ज्यादा मुझे मिस मत करना। अब आगे वो जो शॉर्ट प्रिंस होता है इन दोनों से कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यांग रैन जो होता है वो काफी अच्छी तरीके से मछली को रोस्ट कर रहा होता है। इसे शॉर्ट प्रिंस को ऑफर करता है, लेकिन वो उसे शॉर्ट मास्टर कहते हुए पुकार रहा होता है। जियान शुई उसे कहती है कि ऐसा कहना डिसरिस्पेक्ट होगा, मास्टर शॉर्ट तो सिर्फ एक टाइटल है, इनके नाम से इन्हें पुकारना चाहिए। जब यांग रैन उसे मछली पेश करता है पहले तो फांग बाई उसे जांचता परखता है। जैसे ही वो मछली की एक बाइट लेता है इस तरह से उसे 2 सेकंड के ही अंदर उस मछली को पूरी तरह से सफाचट कर जाता है। फिर यांग रैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक लेटर है जिसे तुम्हें ओल्ड मैन जू ने दिया है। यहाँ पे अपने मास्टर का नाम सुनते ही जो यांग रैन होता है वो एकदम इमोशनल हो जाता है। फांग बा से पूछने लगता है कि मेरे मास्टर कैसे हैं, वो जिंदा है या उन्हें बहुत ही ज्यादा इंजरीज हुई हैं। अब वो शॉर्ट प्रिंस है तो एक रिपुटेटेड पर्सनैलिटी, इस तरह की बदतमीजी आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो यांग रैन को झिंझोड़ता है और उससे कहता है कि इस तरह की हरकत मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ मेरे साथ पेश आओ। कि उस शॉर्ट प्रिंस ने यांग रैन को मात्र अपने फिंगर फ्लिक से ही दूर फेंक दिया होता है। तो कहता है कि अगर उस ओल्ड मैन जू के तुम डिसेपल नहीं होते अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता, मत बनाओ कि उसी की वजह से तुम अब तक जिंदा हो। जिसमें यांग रैन उसे कहता है तो फिर मुझे तो इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। आगे शॉर्ट प्रिंस उसे बताता है कि वो जिंदा है और मैं उसी की तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज डिलीवर करने आया हूँ। उस लेटर के अंदर जो पावर है तुम्हें उसे केयरफुली समझना होगा। बस ये याद रखना कि अपने मास्टर के अच्छे इंटेंशन को इस तरह से वेस्ट मत होने देना। का तुम्हारा सफर यहाँ से 1000 माइल्स दूर साउथ की तरफ बढ़ने का है, जहाँ तुम्हें एक ब्लू स्टोन नामक सिटी मिलेगी। उस सिटी में पहुँचने के बाद तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना होगा, लेकिन याद रखना पिछली बार की तरह रास्ता मत भटक जाना। वो इस मैसेज को डिलीवर करते ही शॉर्ट प्रिंस वहाँ से चला जाता है। इधर यांग रैन का सर फटने लगता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, आखिर इन सब का मतलब क्या है, आखिर इस लेटर में क्या है जिसके पीछे इतने लोग पागल पड़े हैं। इधर सीन कट होता है और हमें तियांग फेंग के एक कबीले को दिखाया जाता है जहाँ के लीडर वो जाओ फेंग जी है और उसी लीडर जाओ को मारने के लिए ही कमांडर जी ने व्हाइट हॉर्स अलायंस वालों के साथ हाथ मिला लिया है। आगे हमें तियांग फेंग गैंग के ही कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है, आपस में बातें कर रहे होते हैं।
कि तभी बाहर से उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। एक बंदा बाहर निकल के देखता है, लोगों से एक भूतिया तरीके से चलता हुआ आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखता है। देख करके वो डर जाता है और अपने साथियों को सतर्क करता है। लेकिन जब उसके साथी बाहर निकल के देखते हैं, अपने सामने तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पे उसके साथी जो हैं अब मारे जा चुके थे। एक मिस्टीरियस सी ताकत इन सभी को बारी बारी से मार रही होती है। अचानक से वहाँ पे वही व्हाइट हाउस अलायंस का लीडर पहुँचता है, क्योंकि उनसे ये कहता है कि तुम्हारे लीडर ज़ो फेंगशी को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब उसके साथियों की बारी है, तो चलो तुम सभी को भी मैं मार डालता हूँ कि तुम नर्क में अपने लीडर से जल्द मुलाकात कर सको। त्यांग फेंग गैंग के हर एक मेंबर पे हमला कर दिया जाता है। अब इस गैंग का क्या होगा और वाकई में इनका जो लीडर ज़ो फेंगशी है वो मारा जा चुका है या जिंदा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन कट होता है और हमें उसी शियाओ को दिखाया जाता है, जो कि इस जंगल में मगन से अपना गीत गाते हुए चल रहा होता है कि तभी वहाँ पे शॉर्ट प्रिंस फांगबा की एंट्री होती है, जो कि शियाओ को ये कहता है कि वो जो चमचा हुआ है अपने बाप और भाई को मार डाला है और जबरदस्ती अपनी फैमिली का हेड बन चुका है, और अब वो चिंगफिंग पैविलियन के कमांडर ची वोंगसी के ट्रस्ट को जीतने के लिए उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें जिस काम के लिए रकम दी गई थी उसे करने के बजाय तुम इधर उधर जंगल में भटकते फिर रहे हो। हमारे बीच डील हुई थी कि तुम्हें यांग रैन को सही सलामत ज़ुआनजिंग सेक्ट में पहुंचाना होगा, लेकिन उसी रास्ते पे उस हुआ ने यांग रैन पे हमला करने के लिए अपनी चालें चल दी हैं। उस कमांडर ची वोंगची के लॉयल बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने जो तुम्हें डिपॉजिट दिया था वो तुम्हारी जेब गर्म करने के लिए नहीं दिया गया है, तो इधर उधर भटकना बंद करो और अपना काम शुरू करो। इतनी वार्निंग दे करके शॉर्ट प्रिंस वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियान शुई और यांग रैन जो होते हैं वो दोनों ब्लू स्टोन सिटी पहुंच चुके होते हैं। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा चहल पहल वाला होता है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे यांग रैन को घूर के देख रहे होते हैं और वो उसे बस एक ही नाम से पुकार रहे होते हैं कि आज तक उन्होंने इतना बदसूरत बंदा नहीं देखा है। सबकी नजरें यांग रैन की तरफ ही होती है। इससे यांग रैन यहाँ पे जियान शुई पे भड़कने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इतना भी ज्यादा बदसूरत बनाने की जरूरत नहीं थी। जियान शुई से कहती है कि तुम्हें इस ब्लू सिटी में कोई पहचान न ले, के लिए तुम्हारा ऐसा हुलिया बनाया गया है, और वैसे भी बदसूरत होना जिंदा रहने से ज्यादा बेटर है। सारे लोग जो उसे छीछी भरी नजरों से देख रहे होते हैं, इससे यांग रैन तंग आ जाता है। वो जोर जोर से जियान शुई को कहने लगता है कि जब तुम्हारे फादर को ये बात पता चलेगी, अपनी ही इस बदसूरत सर्वेंट के साथ भाग चुकी हो, सोचो उन पे क्या बीतेगी। ये सुनकर के सभी हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी बदसूरत बंदे के साथ भाग के आ गई है। थोड़ी देर पहले जो सभी यांग रैन पे हंस रहे होते हैं वो अब जियान शुई पे हंसने लगते हैं। देखते हुए जियान शुई उस यांग रैन के कान पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की मेरे लिए बात बनाने की। अपनी शक्ल आईने में देखी है, और अब एक शब्द भी बाहर निकाला ना तो तुम्हारी जबान काट दूंगी। इस पे यांग रैन उसी की ही खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि चाहे मुझे बदसूरत सर्वेंट कह लो, बदसूरत हस्बैंड कह लो, अब तो तुम मेरे साथ भाग ही चुकी हो। बात से अब तुम इनकार नहीं कर सकती कि मुझ जैसे बदसूरत दिखने वाले सर्वेंट के प्यार में तुम गिर गई। अपनी इसी हंसी ठिठोली के साथ वे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यांग रैन जो होता है वो भूखड़ों की तरह खाना शुरू कर देता है। खाली प्लेटें देख करके यहाँ जियान शुई कहने लगती है, इससे बड़ा भुक्कड़ मैंने कभी नहीं देखा। डिस्कस्टिंग कैसे हो सकता है जो सिर्फ सुअर की तरह खाना जानता हो। तभी वहाँ पे एक बाहुबली की एंट्री होती है। नाम लॉन्ग वी होता है। लॉन्ग मैंशन के बंदे होते हैं जो कि उस ब्लू स्टोन सिटी के ही से नामी ग्रामी और बाहुबली होते हैं। आता देख सारे लोग ऐसे साइड हट रहे होते हैं, जैसे कि अगर इन बंदों की नजर किसी पे पड़ गई तो वो अंधाधुन उसकी कुटाई कर देंगे। ये लॉन्ग वही जो होता है वो अपने बंदों के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ उसके सामने अपने हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि हमने इस रेस्टोरेंट के लिए आगे 10 साल का किराया पहले ही डिपॉजिट कर दिया है, हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। लॉन्ग वही उसे दूर हटाते हुए कहता है कि कौन यहाँ पे तेरे उस तुच्छ से रेंट के लिए आया है, मैं तो किसी और मामले से यहाँ पे आया हूँ। ये वो चारों तरफ देखने लगता है और उसकी नजर यांग रैन पे पड़ती है। उसका चेहरा वो वांटेड पोस्टर के यांग रैन से मिलाने लगता है। तुरंत ही उसे पहचान जाता है कि यही यांग रैन है। आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ लो। यांग रैन उससे बचते हुए जियान शुई से कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरा किस तरह का वेश बदला है, ये तो मुझे पहचानने में 2 सेकंड भी नहीं लगाए। इस पे जियान शुई से कहती है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुमने औरतों को कपड़े पहने होते तो ये बंदा नहीं पहचान पाता। अब ये बात सुनते हुए यांग रैन उस पे भड़कते हुए कहते हैं कि एक तो तुमने मुझे इतना बदसूरत बना दिया, उस पे भी तुम रुकी नहीं और मुझसे कहती हो कि मुझे औरतों के कपड़े पहनने चाहिए थे।
अब ये दोनों यहाँ पे इसी बात पे बहस करने लगते हैं। में ही वो लॉन्ग वे का एक बंदा यहाँ पे जियान शुई पे अटैक करता है, लेकिन जियान शुई ने उसे इस तरह से दबोचा होता है कि उसकी तो जान ही निकल जाती है। उस बेचारी की जान तो हलक में ही रह जाती है। उसके साथ ही ये नजारा देख करके ही पलट जाते हैं कि इस बंदी से पंगा ना ही लो तो बेटर है। इस पे यांग रैन उससे कहता है कि इस तरह की गंदी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती। जियान शुई उसे यही जवाब देती है, इसमें गंदी हरकत वाली क्या ही बात है। किसी सांप को कुचलना है तो उसके वाइटल पॉइंट पे ही अटैक करना चाहिए, अपनी जान बचाने के लिए। ये तो एकदम आम सा प्रिंसिपल है जिसे बच्चे बच्चे भी जानते हैं। कि तभी वो जो लॉन्ग वे होता है वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि खड़े खड़े यहाँ मुँह क्या तक रहे हो, इन दोनों को ही हमें पकड़ने का ऑर्डर मिला है। उसके ऑर्डर को सुनते ही वहाँ पे एक भयानक किस्म की चेजिंग शुरू हो जाती है। आधे बंदे यांग रैन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो आधे बंदे इधर जियान शुई के पीछे लग जाते हैं। एक धमाकेदार फाइटिंग के साथ यहाँ पे चेजिंग सीन भी शुरू हो जाता है। दोनों ही उनसे बचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और सिटी के भीड़ भाड़ इलाके की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लॉन्ग भाई और उनके आदमी इनका पीछा जारी रखते हैं। और ये नजारा दूर से ही वो यंग मास्टर श्याओ देख रहा होता है। अब आगे ये दोनों ही उनसे बचते हुए उस सिटी की एक गली में घुस जाते हैं, जहाँ पे जो आधे जन होते हैं वो जियान शुई पे हमला करने लगते हैं। जियान शुई के पास तो अपनी एक खास तरह की तलवार है जिसका यूज करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यांग रैन पे हमला करने वाला जो बंदा होता है उस पे लगातार अटैक करता ही जा रहा था। इसे यांग रैन सिर्फ डॉज करता है, लेकिन काफी देर के बाद जब यांग रैन थक जाता है तो उस बंदे से कहता है कि अब तुमने मुझे इस तलवार को उठाने के लिए फोर्स कर दिया है। मैं इस ब्लेड को कम से कम यूज करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे इसे यूज करने पे मजबूर कर दिया। जैसे ही वो उस चिन्ही ब्लेड को यूज करने वाला था, गली इतनी ज्यादा पतली होती है कि वो ब्लेड उस गली के बीचों बीच ही स्टक हो जाती है। इधर यांग रैन उस फंसे हुए ब्लेड को हटाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो जो दूसरा बंदा होता है यहाँ यांग रैन पे अटैक करता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। अगली सीन में हम जियान शुई को देखते हैं जिसने सारे बंदे को निपटाते हुए जब वो यांग रैन की चीख सुनते हुए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो उसी गली में पहुंच जाती है जहाँ पे यांग रैन का वो चिंगी ब्लेड पड़ा हुआ था। और जब उसकी नजर ऊपर जाती है तो उसे वही श्याओ दिखता है। उसे कहता है कि लगता है कि तुम अपने उसी बदसूरत सर्वेंट को ढूंढ रही हो जो कि तुम्हारे साथ भाग चला था। यहाँ पे जियान शुई को लगता है कि ये जो बंदा श्याओ है वो चेंगफेंग पैविलियन का कोई मेंबर है। उस पे अटैक करने के लिए वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, जिस पे श्याओ उससे कहता है कि तुम जरा इस ब्रश की क्वालिटी को देखो, एक प्रीमियम ड्रैगन बोन से बना है, तो तुम इस वेपन का मुकाबला मेरे जैसे महान कलाकार के साथ कैसे कर सकती हो। मैं कितना चार्मिंग, एलिगेंट, हैंडसम और ग्रेसफुल हूँ। मेरी पर्सनालिटी तो कुछ ऐसी है कि हजारों जवान लड़कियों के साथ साथ शादीशुदा महिलाएं भी मुझ पे मरती हैं। मैं यंग मास्टर श्याओ ये हूँ जिसके बारे में तुमने तो सुना ही होगा। जिसपे जियान शुई से कहती है कि मैंने जिस ड्रैगन बोन आर्टिस्ट श्याओ के बारे में सुना है वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे मिलने के बाद मेरी ये सोच बदल जाएगी कि मुझे तो तुम सिर्फ एक ऐसे बंदे नजर आते हो जो सिर्फ अपनी तारीफों के ही पुल बांधता है, और तुम जैसे खुद पसंद इंसान से मुझे बहस नहीं करनी। साफ साफ बता दो कि यांग रैन कहाँ पे है। जिस पर वो श्याओ जो कि एक नंबर का फ्लर्टबाज होता है यहाँ जियान शुई के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। कहता है कि अपने उस बदसूरत सर्वेंट के बारे में भूल जाओ और क्यों ना तुम मेरे साथ ही बन जाओ, मैं तुम्हें हेवन के कमाल के नजारे दिखाऊंगा। ये सुनते ही जियान शुई उसे बेशरम कहते हुए उस पे टूट पड़ती है। आगे श्याओ उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें उस यांग रैन के बारे में जानना है तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। यहाँ जियान शुई उसे फॉलो तो करने लगती है लेकिन उसे मारने के लिए, और फिर इनके बीच एक बिना वजह की चेज शुरू हो जाती है जहाँ पे वो श्याओ न जाने खामोखा ही यहाँ जियान शुई को इम्प्रेस करने के लिए अपने अतरंगी तरीके दिखा रहा होता है। वो बातों बातों में बार बार उसे कह रहा होता है कि जरा मेरी चाल ढाल तो देखो, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मेरे साथ वक्त गुजारने के बाद अपना माइंड चेंज कर लो और मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ जियान शुई उसकी बातों को सिर्फ नॉनसेंस की तरह ही लेती है और उस पर लगातार अटैक्स कर रही होती है। इसी बीच उसका ध्यान डगमगाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो जो श्याओ होता है वो उसे थाम लेता है कि जियान शुई इसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को उससे अलग करती है, उसी शॉट की पावर को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन यंग मास्टर श्याओ उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नजर हम पे है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखो। हमारे इस शॉट की पावर से सभी तुम्हारे बारे में आसानी से जान सकते हैं।
अब उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइस, अब आगे यांग रैन के साथ क्या हुआ है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।